हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको सिविल सर्विस के रिलेटेड आपको करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और करंट अफेयर कंप्लीट है इसका मतलब है कि आपके 50% हर कवर में आपको मेंस की तैयारी हो चुकी है। लेकिन इसके लिए यूक्रेन के क्षेत्रों की विलय संघीय और रूसी संसद की मुहर लग चुकी है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, जो कि भारत में होता है। वहाँ पे उच्च सदन है, निम्न सदन है। तो उच्च सदन में यहाँ पे जो भी रूस के द्वारा जो कैप्चर किया गया था यूक्रेन का जमीन, उस पर जनमत संग्रह करा करके वहां पे जो भी लोग थे वो रूस में जाना चाहते थे वो रूस में चले गए, यूक्रेन में आना चाहते यूक्रेन में आ गए। उस जगह को अब रूस में अपने उस सदन में उसकी मोहर लगा दी है और वह फिर अब निचले सदन में जाएगा वहां से। तो अगर मैं बात बता दूं इसमें कि इस युद्ध को दोनों तरफ से रोका जा रहा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये रोका है, लेकिन रूस यूक्रेन की तरफ से वहां के जो प्रधानमंत्री है उसने बोला कि नहीं, वो इस बात को इनकार कर दिया गया है। लेकिन इस बात को ध्यान में करना है, यूक्रेन बहुत अच्छी तरह से रूस के बारे में जानता है कि अगर रूस किसी भी स्थिति तक वो अपने जीत के लिए कोई भी आधुनिक हथियार हो, किसी तरह का उसके पास एटम बम है, वो अपना इस्तेमाल कर सकता है। ये बात यूक्रेन को पता है। दूसरी तरफ बात यह है कि अभी हाल ही में बंकर में पहुंचे पुतिन और इस पर वहां के परमाणु मसलों पर यह बातचीत हुई, जो कि यूक्रेन इस बात को समझता है। जहां तक की बात है कि यूक्रेन और रूस को दोनों को इस समस्या को हल कर लेना चाहिए। इस पर आप अगर इंडिया से पूछा जाएगा कि रूस और अमेरिका के पक्ष में दोनों को पर ये सुझाव करना है, इस पर आपकी विचार क्या है? तो इसको भारत का जो भी कूटनीति होगा, इस प्रधानमंत्री अगर जो भी इन्वेस्टर होंगे भारत का, उसको ये बताना पड़ेगा उनको कि नहीं, इस युद्ध को दोनों को कर्तव्य बनता है कि रोकना। अगर नहीं रुकता है तो दोनों को क्षति होगा, उसका असर पूरे देश को भुगतना पड़ता है। कभी किसी तरह से किसी भी चीज का आयात में भी निर्भर करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। अभी अगर मैं बात करूं कि रूस की बात है, वहां पर कि कच्चे माल बहुत सारे तेल था वहां पे, क्योंकि वो प्रतिबंध लगा दिया था अमेरिका, वो नहीं खरीद सकता था, लेकिन भारत ने वहां से खरीदा। तो देखो ये स्थिति खराब हो गया था, भारत ने उसको दाल चावल किसी तरह स्थिति में अपना वो पूरा करेगा, रूस को देगा, तो वहां से कच्चे तेल खरीदा। इसका मतलब कि वहां पे प्रतिबंध लग चुका था। इसी नतीजा ये हुआ कि इसी तरह का रूस को भी, यूक्रेन को भी अमेरिका ने सपोर्ट किया। अब कहने का संदेश है कि दोनों युद्ध में तो क्षति ही होगी। इसका मतलब है किसी भी स्थिति में लड़ाई को रोक दिया जाना चाहिए था। आगे की अगर मैं बात करूं कि दुबई में दशहरे के एक दिन पहले खुला नए हिंदू मंदिर। आप देखिए दुबई ऐसे में मुस्लिम राष्ट्र है और वहां पे ये हिंदू मंदिर बनना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। अगर मैं बता दूं वहां पे भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी को ये प्राथमिकता दिया गया है, एक मंदिर में वहां पे स्थापना किया गया है। वहां पर जो भी दुबई में हिंदू लोग रहते हैं वहां पे यह आमंत्रित कर सकते हैं। कोई दूसरे भी अगर धर्म के लोग हैं वो जाना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, उनके लिए भी यह द्वार खोल दिया गया है। अब बात करेंगे इसमें लोगों की एंट्री कैसे होगी, तो वो वहां पे एक नियम है कि QR कोड को पहले स्कैन किया जाएगा, उसका डिटेल उसमें फिल किया जाएगा, फिर उसको जब नंबर आएगा तो वहां पे उसमें एंट्री उसको मिलेगा। ये बहुत अच्छी नियम बना है। चलिए आगे की अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये देखना है कि इसमें कश्मीर की मुद्दा हमेशा पाकिस्तान उठाते रहता है, बिल्कुल सही है, छोड़ दीजिए। दूसरी बात है कि ईरानी राष्ट्रपति ने लोगों को राष्ट्रीय एकता की अपील, बाइडेन बोले दोषियों पर लगाएंगे पाबंदी। अब बात मैं इस पर ये बताना चाहूंगा कि ये ईरानी राष्ट्रपति जो है इसने राष्ट्र को एकता, हमारे प्रधानमंत्री भी बोले थे राष्ट्र को एकता बनाना, अखंडता, यानी कि इस पर ध्यान देना चाहिए था और गलत फहमियों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गलत फहमी में पड़ जाएंगे तो राष्ट्र से वहां का निर्माण नहीं होता है, वहां से राष्ट्र पीछे की ओर चला जाता है। तो अगर मैं एक और बात बता दूं, अभी हमारे केरल में चल रहा है हिजाब के मामले में बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया था, तो वहां पर भी और ईरान में भी हिजाब से ही रिलेटेड मामला है। तो वहां पे ईरानी राष्ट्रपति ने यह बताया है कि हमें राष्ट्रीयता को एकता और अपील किया जा रहा है ईरानी लोगों से, हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाना है, गलत फहमी से हमें बचना है। और बाइडेन ने एक स्टेटमेंट में यह भी बताया है कि उसमें जो भी आंदोलनकारी थे
उस पर राष्ट्र एकता और अपील किया बड़ी अमेरिका राष्ट्रपति ने बाइडेन ने शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे प्रदर्शनों को विरुद्ध व्यापक रूप से यह कार्रवाई किया। ये बहुत निंदा कर रहे हैं। अगर जो भी व्यक्ति है अगर साधारण रूप से वो अपने आंदोलन को चला रहे हैं तो उस पर दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और इसके ऊपर बाइडेन ने कार्रवाई करेगा। ये बाइडेन ने अपने स्टेटमेंट में बताया था। अगली दूसरी बात अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये ईरानियों ने अपनी बहादुरी से पूरे विश्व को ही प्रेरित किया और बाइडेन ने, ईरानी का राष्ट्रपति जो है वहां और बाइडेन ने, ये दोनों मिलकर के बहुत अच्छी से बहादुरी से पूरे विश्व में हिजाब के मामले में बहुत सावधानी पूर्वक अपना कदम उठाया है। अब देखिए अमेरिका ने क्या कहा है। अमेरिका ने कहा कि हमारे दर्शकों से ईरानी शासक अपने नागरिकों को इस स्वतंत्रता के मूल अधिकार का वंचित कर रहे हैं। सरकार धार्मिक और हिंसा के आने वाले पीढ़ी को आकांक्षाओं पर ईरान करती रही है, यानी कि वहां पर हुकूमत जो है ना ईरान पर जमाते आती रही है और इस आज अमेरिका ईरानी महिलाओं को इन सभी नागरिकों को साथ खड़ा है। कहने का मतलब यह है कि बाइडेन ने कह रहे हैं कि इस ईरानी जो वहां के लोगों हैं उसके प्रति यह ईरानी राष्ट्रपति खड़ी है और इस पर किसी भी तरह के दबाव नहीं झेलेगी, इन पर सभी नागरिकों को साथ खड़ा है। इसने यह भी कहा कि बहादुरी से पूरे विश्व को प्रेरित किया और बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इंटरनेट को ईरानी लोगों को पहुंच में ला रही है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका ने यह कहा कि वहां के जो ईरानी लोग हैं जो नेट के मामले में जो पीछे है उस सबको आगे लाने की प्रक्रिया चालू है। ये बाइडेन स्टेटमेंट में कहा अपना। चलिए दूसरी बड़ी बात है कि इंडोनेशिया स्टेडियम हादसे में कार्रवाई आरएम फारसी FC क्लब पर आजीवन प्रतिबंध लगा है। अब देखिए आपके पास ये देखना है कि इंडोनेशिया स्टेडियम जो है इस भारत में भी है, हर देश में भी होता है, लेकिन इसमें भागदड़ नहीं मच रहा है, मौत की संख्या नहीं होना चाहिए। ये सभी वहां का जो प्रशासन होता है ना, प्रशासक उसको में कंट्रोल करने की ये पावर होती है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं कि इंडोनेशिया में शनिवार को रात फुटबॉल स्टेडियम में हुई भागदड़ में करीब 32 बच्चे और 125 लोगों की मौत हो गई। इसके बारे में वहां का जो सरकार के 5 टीम के गठित एक जिम्मेदारी तलाश को साथ कार्रवाई की शुरू कर दी। इंडोनेशिया फुटबॉल के प्रशासनिक निगाहों को अरे हाथ लेते हुए उसने इस अधिकारी को आजीवन प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वहां पर उस वक्त प्रतिबंध ये है कि वहां पर फुटबॉल खेल नहीं होगा। दूसरी पॉइंट, फुटबॉल एसोसिएशन के अनुसार समिति के प्रमुख इवरिन टॉमिस ने प्रेस वार्ता में बताया कि अरेमा FC क्लब पर 16,398 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। बिल्कुल सही है। ईस्ट जावा के मलंग शहर में शनिवार का रात फुटबॉल मैच में भगदड़ के दौरान घायल और जान बचाने वाले के इसे लोग दृश्य को याद कर रहे हैं और इस न्यूज को एजेंसी के अनुसार भगदड़ में घायल और अस्पताल में भर्ती के कुर्मी और बनाते हैं कि आंसू गैस छोड़ते हुए उनकी आंखों में तेज जलन होने लगी थी। मैं इस बात को ये बताना चाहूंगा कि वहाँ का जो इंडोनेशिया में ये स्टेडियम जो है वहाँ पे फुटबॉल में हादसा हुआ है, जबकि 32 बच्चे की मौत हो गई, 125 लोगों की वहाँ पे जान चली गई है। इस बारे में वहाँ का जो शासन है उस पर तुरंत इसको जांच का आदेश दे दिया है और वहाँ के इस स्टेडियम में फुटबॉल को आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसमें खेल अभी नहीं होगी जब तक कि जांच इसका क्लियर ना आ जाए तब तक। आगे की ओर बात करेंगे, वहाँ पे 16,398 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है वहाँ पर एसोसिएशन क्लब के ऊपर में। करेक्ट है। दूसरी ओर बात करेंगे इसमें कि इंडोनेशिया ने इसके स्टेडियम में हुए हादसे के बाद मंगलवार को कैंडल जलाकर मृतकों की आत्मा की शांति दी। बिल्कुल सही है। देखो 125 लोग मरना, 32 बच्चे मरना, ये कोई साधारण बात है? बहुत ये दुख की बात है कि इसमें ये सारा शरीर जो दोष जाता है वहाँ का जो स्टेडियम इंचार्ज था। अगर किसी भी स्टेडियम में कि आम आदमी पब्लिक को एंट्री नहीं होती है उसमें जाने के लिए, उसके पास में सबसे जांच पड़ताल करके होती है। दूसरी बात, अगर प्रशंसक बैठे हुए उसको स्टेडियम में वह नहीं पहुंच सकता है किसी भी कीमत पर, क्योंकि वहां पे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट होता है और यहाँ पे कहीं भी चूक हुई है तो प्रशासन इंडोनेशिया स्टेडियम में वहाँ का जो प्रशासक है उसका जो देख रेख करने वाला जो है उसमें चूक, उस पर बहुत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत ही गलत यह
व्यवहार हुआ है। चलिए आगे की अगर बात करेंगे, भारत सरकार को भी नई लॉ नियम लानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोप में संसद ने एक नए नियम पारित कर दिया है, जो कि 2024 में मोबाइल और टैबलेट पे एक ही चार्जर लगाया जाएगा। क्यों? आपको जानकारी, इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास मोबाइल, लैपटॉप और बहुत सारे सामान है, तो अलग अलग तरह के चार्जर आप लेकर चलते हैं, और वहां पर ऐसा एक नियम है कि नहीं, कंपनी जो भी है वो एक ही चार्जर बनाएगी, जो कि लैपटॉप भी चार्ज होगी, मोबाइल भी चार्ज होगी। किसी तरह का अगर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है आपके पास, तो एक ही चीज से चार्ज हो सकते हैं, किसी और चीज दोबारा लाने की जरूरत आपको पास नहीं पड़ेगा। इसके लिए संसद ने एक नियम कानून बना दिए कि ये नए नियमों के मुताबिक कंपनी को सभी मोबाइल और फोन के टैबलेट के लिए एक ही यूसीबी भी टाइप की चार्जर बनानी होगी। इसे अगर ई कचरा में कमी लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि यूरोप में 2024 से मोबाइल और टैबलेट के चार्जर के लिए बात जो बनाए गए नए कानून, ये ऐसा क्यों बनाने की नौबत आई कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं, जो कचरे में उसको फेंक दिया जाता है, जिससे बहुत सारा कचरा भी बन जाता है। इसीलिए वहाँ का संसद ने एक नियम पारित कर दिया है कि टैबलेट और मोबाइल के लिए एक ही चार्जर बनेगा 2024 से। अगर इसके नियम को आगे बढ़ाते हुए 2026 तक के लैपटॉप का भी चार्जर एक ही चार्जर बनेगा। चलिए, थैंक यू।